अच्छा जी स्टूडेंट्स, एक और सवाल हमारे सामने है दिसंबर 2015 का क्वेश्चन नंबर 5 ACCA F5 के पास्ट पेपर्स का। और ये सवाल जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करता है और डिविजनल परफॉर्मेंसेस को डिस्कस करता है। ठीक है, मैं इसका रेफरेंस लिख दूँ, दिसंबर 2015 F5 ACCA क्वेश्चन नंबर 5। और इस सवाल को हम डिस्कस करते हैं। इस सवाल में लिखा हुआ है कार्डिल इंडस्ट्रियल मेटल कंपनी सिम कंपनी इज़ अ लार्ज सप्लायर ऑफ इंडस्ट्रियल मेटल्स। यानी कि कंपनी है जो इंडस्ट्रियल मेटल्स बनाती है। द कंपनी इज़ स्प्लिट इनटू 2 डिविजन्स। कंपनी के 2 डिविजन्स हैं, डिवीजन F एंड डिवीजन N। 2 हिस्सों में कंपनी बटी हुई है। ईच डिवीजन ऑपरेट्स सेपरेटली एज एन इन्वेस्टमेंट सेंटर। यानी कि ये दोनों डिवीजन एज एन इन्वेस्टमेंट सेंटर ऑपरेट करते हैं। इनके मैनेजर्स अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे और कंपनी को प्रॉफिट कमा कर देंगे। विद ईच वन हैविंग फुल कंट्रोल ओवर इट्स नॉन करेंट एसेट्स। इन एडिशन बोथ डिविजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन करंट एसेट्स, कंट्रोलिंग देयर ओन लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री एंड कैश, and having full responsibility for the credit terms granted to customers and the collection of receivable balances. Similarly, each division has full responsibility for its current liabilities and deals directly with its own suppliers. डिवीज़न के बारे में अच्छी खासी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि वो अपने नॉन करेंट एसेट्स खुद कंट्रोल करते हैं, करंट एसेट्स खुद कंट्रोल करते हैं, इन्वेंट्री है, कैश है, वो उनके इस कस्टमर्स को क्या क्रेडिट टर्म्स ऑफर करनी है खुद डिसाइड करते हैं, यानी कि कितने डेज एंड सो ऑन, सारी बातें बताई हुई हैं। ईच डिविजनल मैनेजर इज पेड अ सैलरी ऑफ $120,000 पर एनम। ये एक मैनेजर की सैलरी है, प्लस एन एनुअल परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनस। यानी कि ये जो मैनेजर्स है ना, मैनेजर को 1,20,000 रुपए की सैलरी दी जाती है और बोनस दिया जाता है। बेस्ड ऑन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI अचीव्ड बाय द डिवीजन फॉर द ईयर। Each divisional manager is expected to achieve a minimum return on investment for their division of 10% per annum. कंपनी ये एक्सपेक्ट करती है कि हर डिविजनल मैनेजर जो है ना वो अपने डिवीजन को 10% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमा कर देगा। इफ ए मैनेजर ओनली मीट्स दी 10% टारगेट दे आर नॉट अवॉर्डेड अ बोनस। अगर सिर्फ 10% ही कमा कर दिया तो बोनस नहीं मिलेगा। हाउएवर फॉर ईच whole percentage point above 10% which the division achieves for the year, a bonus equivalent to 2% of annual salary is paid, subject to a maximum bonus equivalent to 30% of annual salary. यानी कि अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% से ज़्यादा हुआ, 11% हुआ या 12% हुआ या 13% हुआ, तो हर 1% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ज़्यादा होने पर सैलरी का 2%, यानी कि 1,20,000 सैलरी है, उसका 2% जो भी बनता है उतना बोनस दिया जाएगा। ये बोनस ज़्यादा से ज़्यादा 30% ऑफ सैलरी पर जाएगा। यानी कि मैक्सिमम बोनस कोई भी अचीव कर सकता है। वो कितना होगा? 1,20,000 का 30% लो, 1,20,000 का 30% बन जाता है आपका 36,000। जो मैक्सिमम बोनस होगा ना वो $36,000 होगा। अच्छा सर, इसका मैकेनिज्म मैं वापस समझा दूं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी डिवीजन का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 11%, 10% से ज़्यादा है, हाँ 10% से ज़्यादा है। कितना परसेंटेज ज़्यादा है? 1% ज़्यादा है। अगर 1% ज़्यादा है तो सैलरी का 2% मिलेगा बोनस। यानी कि 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 2%, 1,20,000 का 2% बन जाता है $2,400 का बोनस मिलेगा। अच्छा सर, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 12% हो, 12% है, 10% से ज़्यादा है, हाँ 10% से ज़्यादा है। 10% से कितना ज़्यादा है सर? 2% ज़्यादा है। बोनस देने का तरीका क्या था? हर परसेंटेज, ईच परसेंटेज जो 10% से ऊपर होगी उस पर मैं 2% सैलरी का बोनस दूंगा। यानी कि अब तुम्हें जो बोनस मिलेगा ना वो 2% इंटू 1,20,000 प्लस 2% इंटू 1,20,000,
समझ रहे हो, यानी कि 4% मिलेगा बोनस 1,20,000 का। इस तरह से कुछ सैलरी का हिसाब किताब घुमा कर दिया हुआ है, और बोनस का, सॉरी। इसके बाद सवाल कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2015, 31 अगस्त 2015 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। डिवीजन एफ एक डिवीजन है, डिवीजन एन एक डिवीजन है, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। सेल्स है, ठीक है, 14,500 और 8,700। कंट्रोलेबल प्रॉफिट है, क्या लिखा है, कंट्रोलेबल प्रॉफिट लिखा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है, सेल्स में से माइनस नहीं हो रही है, कंट्रोलेबल प्रॉफिट की अमाउंट है। नाउ व्हाट इज कंट्रोलेबल प्रॉफिट? कंट्रोलेबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो इस डिवीजन के मैनेजर के अपने कंट्रोल में होगा, यानी कि ये वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका तो वही होता है, सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है ना, लेकिन इसमें हेड ऑफिस वाली अपोर्शन कॉस्ट माइनस नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक डिवीजन एफ है, आप इसके मैनेजर हो, एक डिवीजन एन है, एक ये डिवीजन चल रहा है, दो दुकानें चल रही हैं, दो जगहें चल रही हैं, दो आउटलेट्स चल रहे हैं, यहाँ का कुछ सेल्स रेवेन्यू होगा, यहाँ की कुछ कॉस्ट होगी, इसी तरह से यहाँ का कुछ सेल्स रेवेन्यू होगा और यहाँ की कुछ कॉस्ट होगी। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हेड ऑफिस करता है। मिसाल के तौर पे हेड ऑफिस ने बोला भाई हमने पूरी कंट्री में जो है ना मार्केटिंग करी है, अब वो क्या एफ के मैनेजर ने करी या एन के मैनेजर ने? ना एफ के मैनेजर ने करी ना एन के मैनेजर ने करी, ये पूरी कंपनी ने करी, हेड ऑफिस ने करी। तो हेड ऑफिस बोलता है कि भाई हमने आप दोनों के लिए जो है ना 100 रुपए की मार्केटिंग करी है, 50 रुपए आपके खाते में हम लिख रहे हैं, 50 रुपए आपके खाते में लिख रहे हैं हम। ना ये वो खर्चा है ना जो हेड ऑफिस कर रहा है। तो भाई मैनेजर ये आर्ग्यू करेगा कि यार इसकी वजह से अगर मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, सही है, ओके एग्रीड कि मेरे डिवीजन का प्रॉफिट जो है वो कम होना चाहिए बिकॉज मैंने भी मार्केटिंग का बेनिफिट लिया है, लेकिन जब आप मुझे बोनस दे रहे हो ना तो आप ये देखो यार कौन से खर्चे मैं कर सकता था और क्या मैं आपको कमा कर दे सकता था, जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में थी उस बुनियाद पर आप मेरी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिकॉज जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में होंगी वो चीज़ें मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है ना। अगर कोई खर्चा मेरे आउटलेट का अपना खर्चा है वो मैं कम कर सकता हूँ, अगर कोई खर्चा मेरे आउटलेट का अपना खर्चा है वो मैं ज़्यादा कर सकता हूँ। लेकिन यार ये चीज़ तो आपने एक अपोर्शन करी है ना, तो जनरली हम कंट्रोलेबल प्रॉफिट की बेसिस पर एक डिवीजन के मैनेजर की परफॉर्मेंस को असेस किया करते हैं। उसके बाद नॉन करेंट एसेट्स दिए हुए हैं, इन्वेंट्री, कैश एंड ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि करंट एसेट्स दिए हुए हैं, ट्रेड पेबल्स यानी कि करंट लायबिलिटीज दी हुई है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इसके बाद लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 अगस्त 2015 डिवीजन एन इन्वेस्टेड $6.8 million in new equipment including a technologically advanced cutting machine which is expected to increase productivity by 8% per annum। यानी कि जो डिवीजन एन था इसने एक खर्चा किया है, एक मशीन खरीदी है और मशीन की कॉस्ट दी हुई है और उससे क्या इफेक्ट आएगा वो बताया हुआ है। डिवीजन एफ हैज मेड नो इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, एफ ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। ऑल्दो इट्स कंप्यूटर सिस्टम इज बैडली इन नीड ऑफ अपडेटिंग, इसका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको अपडेट चाहिए फिर भी नहीं करा रहा खर्चा। Division F's manager has said that he has already had to delay payment to suppliers, that is accounts payable, because of limited cash and the computer system will just have to wait, although the cash balance at Division F is still better than that of Division N। ठीक है जनाब, तो अब पहली रिक्वेस्ट तो आप लोगों से ये है कि अच्छे से ये सवाल 2 बार 3 बार आपने अच्छे से रीड कर लेना। जब आप लोग ये अच्छे से रीड कर लोगे उसके बाद हम इसको जवाब देने के लिए शुरू करेंगे। पहला पार्ट में डिस्कस करता हूँ। पहला पार्ट जो है इसमें लिखा हुआ है फॉर ईच डिवीजन, जो 2 डिवीजन है उन दोनों में से हर किसी के लिए, फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2015, इस साल के लिए, कैलकुलेट द एप्रोप्रिएट क्लोजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि ROI कैलकुलेट करना है, ऑन विच द पेमेंट ऑफ मैनेजमेंट बोनसेस विल बी बेस्ड, जिसकी बुनियाद पर मैनेजमेंट को कितना बोनस देना है ये डिसाइड किया जाएगा। यानी कि हम मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हम मैनेजर्स की जो परफॉर्मेंस है ना वो देखें कि अच्छी है या नहीं। ब्रीफली जस्टिफाई द फिगर्स यूज्ड इन योर कैलकुलेशंस, और ब्रीफली ये जस्टिफिकेशन दो कि आपने कौन से फिगर्स क्यों इस्तेमाल किए हैं। देयर आर 3 मार्क्स अवेलेबल फॉर कैलकुलेशंस एंड 2 मार्क्स अवेलेबल फॉर डिस्कशन। तो ज़रा हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास 2 डिविजन्स हैं। पहली बात तो ये कि हम ये देख लेते हैं कि कंपनी के नेट एसेट्स कितने हैं। डिवीजन एफ की बात करें तो 9760
ठीक है, प्लस 2480 और माइनस कर देंगे इसमें से 2960 जो लायबिलिटी है, तो नेट आंसर जो बच जाएगा वो है 9280। इसके जो नेट एसेट्स हैं वो है 9280,000। अच्छा, इसी तरह से 14980 प्लस 3260 माइनस 1400, इसका नेट आंसर बच जाएगा 16840। 16840, ठीक है भाई, दोनों का आंसर बच गया नेट। अच्छा, अब हम देखते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवीजन एफ का कैसे आएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है अगर, और वो डिवीजन एफ का कैलकुलेट करना है, डिवीजन एफ का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, उसका प्रॉफिट डिवाइडेड बाय उसकी इन्वेस्टमेंट, यानी कि 1380 नहीं लेंगे, इसमें तो एक अपोर्शन हेड ऑफिस के एलोकेट किए हुए खर्चे भी हैं, हमें तो मैनेजर की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है, तो हम कंट्रोलेबल प्रॉफिट देखेंगे जो कि 2645 है। तो 2645 डिवाइडेड बाई 9280 और 100 से मल्टीप्लाई किया परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। 2645 डिवाइडेड बाई 9280 मल्टीप्लाइड बाई 100, यह आपका बन जाता है 28.5%। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया 28.5% डिवीजन एफ का, ठीक है ना। अच्छा, डिवीजन एन का क्या होगा, डिवीजन एन के लिए हो जाएगा 1970 डिवाइडेड बाई 16840 मल्टीप्लाइड बाई 100%, ठीक है ना। 1970 डिवाइडेड बाई 16840 मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये बनता है 11.7%, तकरीबन 11.7% बन जाता है। ये है डिवीजन एन। तो डिवीजन एफ और डिवीजन एन के हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। इसमें बोला था कि कुछ डिस्कशन भी करो, 3 मार्क्स कैलकुलेशन के और 2 मार्क्स जो है ना वो डिस्कशन के। तो अब डिस्कशन में क्या लिखना होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा जी, तो डिस्कशन में क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि भाई इन बोथ कैलकुलेशंस दोनों कैलकुलेशंस में कंट्रोलेबल प्रॉफिट हैज बीन यूज्ड टू रिफ्लेक्ट प्रॉफिट। हमने कंट्रोलेबल प्रॉफिट यूज किया रादर देन द नेट प्रॉफिट। This is because the managers do not have any control over the head office cost, and responsibility accounting deems that managers should only be held responsible for costs which they control. वो ये कहता है कि हमने दोनों कैलकुलेशंस में नेट प्रॉफिट को यूज़ नहीं किया, बल्कि हमने दोनों कैलकुलेशंस में कंट्रोलेबल प्रॉफिट को यूज़ किया है। बिकॉज कंट्रोलेबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जिसका मैनेजर्स पर कंट्रोल होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग यानी कि इन्वेस्टमेंट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर की जो हम सेटिंग्स करते हैं, वो ये कहते हैं कि यार मैनेजर को सिर्फ उन चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल बनाओ जिसके ऊपर उसका कंट्रोल है। हेड ऑफिस अगर कोई कॉस्ट एलोकेट कर रहा है तो उसके ऊपर उस मैनेजर का तो कोई काबू या कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो अगर उसका प्रॉफिट नहीं आएगा तो आप उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। The same principle is being applied in the choice of assets figures being used. The current assets and current liability figures have been taken into account in the calculation because of the fact that managers have full control over both of these. हमने जो एसेट्स लिए हैं उसमें भी हमने यही लॉजिक इस्तेमाल करी है कि उन एसेट्स को हमने अपने हिसाब किताब में, अपनी वर्किंग में, इन्वेस्टमेंट्स में इंक्लूड किया है जिन पर मैनेजर का काबू था, कंट्रोल था। ये चीज़ें लिखी हुई थी यहाँ पर कि मैनेजर का जो है वो करंट एसेट्स पर, लेवल ऑफ इन्वेंट्री पर, कैश पर काबू है। वो ये डिसाइड कर सकता है कि कितने दिनों का क्रेडिट देना है कस्टमर्स को, वो ये डिसाइड कर सकता है कि कितने दिनों कितना जो है वो मुझे फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये हमने थोड़ी सी डिस्कशन कर ली और यहाँ पर हमारा पार्ट ए मुकम्मल हुआ। अच्छा, पार्ट बी को देखते हैं कि पार्ट बी में क्या बोलता है भाई। पार्ट बी बोलता है हमारा बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशंस इन पार्ट ए, कैलकुलेट ईच मैनेजर्स बोनस फॉर द ईयर एंडेड 31 August 2015। यानी कि जो 2 मैनेजर्स हैं इनका क्या प्रॉफिट है जो आपने कैलकुलेशन की उसके हिसाब से क्या बोनस बनता है ये कैलकुलेट करो। तो अगर हम अपना हिसाब किताब देखते हैं, अगर हम डिवीजन एफ की बात करते हैं तो डिवीजन एफ जो है ना उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना वो 28.5% है। अच्छा, बोनस के लिए ये कहा गया था कि अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% से ज़्यादा होगा तो हर मुकम्मल परसेंटेज के लिए, होल परसेंटेज पॉइंट अबव 10%, आपको 2% सैलरी का बोनस दिया जाएगा। इसका मतलब अगर मैं डिवीजन एफ की बात करूं तो उसका अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 28.5% है तो वो 10% से 18.5% ऊपर है। लेकिन
18% हम लेंगे, बिकॉज उसने ये कह दिया कि था कि हमें होल परसेंटेज पॉइंट्स लेने हैं, मतलब अगर 18.5 है तो उसको हम 18 कंसिडर करेंगे, 18 चीज़ें मुकम्मल हैं तो 18% ऊपर हम ये मानेंगे, और हर परसेंटेज पे सैलरी का 2% बोनस देना है, यानी कि हमें जो बोनस देना है वो सैलरी का कोई 36% बनता है। अब सैलरी का जो 36% बनता है वो मेरे ख्याल में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 120,000 इंटू 0.36 ये बन जाता है भाई 43,200। लेकिन ये बोनस मिलेगा क्या इसको? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो सैलरी का 36% बन रहा है। सवाल में एक और बात लिखी हुई थी कि बोनस की मैक्सिमम अमाउंट सैलरी का 30% होगी, तो इसको जो बोनस मिलेगा वो मिलेगा 120,000 का 30%, जो कि 36,000 है। ठीक है ना, 36,000 का प्रॉफिट मिलेगा किसको? डिवीजन एफ वाले बंदे को। अच्छा, डिवीजन एन वाले बंदे को क्या मिलेगा भाई? डिवीजन एन वाले बंदे का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 11.7% है। ये 10% से कितना ऊपर है? 1.7% ऊपर है। कंप्लीट परसेंटेज कितनी ऊपर है? 1% ऊपर है। 1% किसके बराबर होता है? सैलरी के 2% के। तो 1,20,000 इंटू 2%, 1,20,000 इंटू 2% इज $2,400। ठीक है ना, तो इसका जो डिवीजन एन का बोनस होगा वो $2,400 होगा। ठीक है जनाब, ये कैलकुलेशन हमारी हो गई। 36,000 मैक्सिमम बोनस और डिवीजन एन का 2,400। अच्छा, अब इसने एक और पार्ट लिखा है और वो एक ज़बरदस्त चीज़ है जिसको हमें डिस्कस करना है, जिसके पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है ना, और वो कहता है कि डिस्कस वेदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज प्रोवाइडिंग अ फेयर बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग द मैनेजर्स बोनसेस and the problems arising from its use at CIM for the year ended 31st August 2015। क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना वो कोई एक फेयर बेसिस प्रोवाइड कर रहा है मैनेजर्स के बोनस को कैलकुलेट करने के लिए या नहीं, और इससे मसले क्या आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं? अगेन हम ACC के आंसर को डिटेल में डिस्कस करते हैं, फिर आप इसके पॉइंट्स ज़रूर लिखोगे। अच्छा जी, सवाल जो है इसमें लिखा हुआ है द मैनेजर ऑफ डिवीजन एम, जो डिवीजन एन का मैनेजर है, विल बी पेड अ फार स्मॉलर बोनस देन द मैनेजर ऑफ डिवीजन एफ। ये हमने कैलकुलेशन करी ना, दोनों का जो बोनस का फिगर था उसमें एक सिग्निफिकेंट जो है ना वो डिफरेंस आ रहा था। एक का बोनस बन रहा है 2,400, एक का बन रहा है 36,000। दिस इज बिकॉज ऑफ द लार्ज एसेट बेस ऑन विच द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फिगर हैज बीन कैलकुलेटेड। Total assets of division N are almost double the total assets of division F। इस चीज़ को हम देख लेते हैं। वो बोलते हैं कि यार रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना जो डिफरेंट आ रहा है उसकी रीज़न ये है कि जो डिवीजन N है उसके जो एसेट्स की वैल्यू है वो तकरीबन डिवीजन F के एसेट से डबल है, ट्वाइस है। तो ऐसा है, बिल्कुल है। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं? This is largely attributable to the fact that Division N invested $6.8 million in new equipment during the year. If this investment had not been made, net assets would have been only $10.04 and the return on investment for Division N would have बीन 19.62%। वो ये बोलते हैं कि इसकी रीज़न ये है कि डिवीजन एन ने जो है ना वो $6.8 मिलियन की एक नई इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट करी थी, इसके बारे में लिखा हुआ था सवाल में। और वो ये कहते हैं कि अगर हम ये इन्वेस्टमेंट को इग्नोर कर दें कि इसने इन्वेस्टमेंट करी होती तो इसके एसेट्स 10.04 के होते और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 19.62% का होता। दिस वुड हैव लेड टू द पेमेंट ऑफ अ $21,600 bonus rather than the $2,400 bonus. Consequently, Division N's manager is being penalized for making decisions which are in the best interest of his division. देखो ये बड़ा एक अच्छा जुमला है। Consequently यानी कि नतीजतन Division N's manager, जो Division N का मैनेजर है, is being penalized, उसको मैं penalize कर रहा हूँ, मतलब कि बोनस कम दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट करी। नहीं करता तो वो 21,600 का बोनस लेकर जाता है, उसने इन्वेस्टमेंट करी 24,000 का बोनस लेकर जा रहा है। फॉर मेकिंग डिसीजंस विच आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ हिज डिवीजन।
वो अपने डिवीजन के लिए, हमारी कंपनी के लिए एक बेहतरीन फैसला ले रहा है कि नई मशीन इंस्टॉल कर रहा है, लेकिन नुकसान उसी का हो रहा है. It is very surprising that he did decide to invest, given that he knew that he would receive a lower bonus as a result. He has acted totally in the best interest of the company. Division F's manager, on the other hand, has benefited from the fact that he has made no investment, even though it is badly needed. This is an example of suboptimal decision making. कहना वो ये चाह रहा है कि यार देखो, डिवीजन एफ जो है ना, उसमें वो कंप्यूटर का एक मसला हुआ था, लेकिन उसका बंदा फिर भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा. बोल रहे कंप्यूटर टूटता है तो टूटने दो, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या बोनस जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में मिलेगा, और अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो एसेट्स इंक्रीज होंगे तो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होगा, तो मेरा बोनस कम होगा. अपने लिए सोच रहा है, सेल्फिश है. जबकि डिवीजन एन वाले बंदे ने अपने बोनस के बारे में नहीं सोचा. वो चाहता तो वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो उसको 21,600 का बोनस मिलता, बल्कि उसने कंपनी के बेहतरीन फैसले के लिए सोचा कि नहीं यार, नई मशीन को खरीदना बहुत ज़रूरी है, कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में है, कंपनी के फ़ायदे के लिए. मुझे बोनस नहीं मिले कोई बात नहीं, कंपनी चलती रहे और कंपनी का फ़ायदा हो. तो यहाँ पर हम ये चीज़ देख सकते हैं, ये पूरी बात सिनेरियो में भी, यहाँ पर केस जो हमने करा है उसमें भी एम्फेसाइज हुई भी है. और ये तो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है ना ये बातें कि यार ऑल्दो जिसको बोनस कम मिला है उसने कंपनी के फेवर में बातें सोची हैं, और जिसको बोनस ज़्यादा मिला है उसने कंपनी के फेवर में बातें नहीं सोची हैं. ठीक है. अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं डिवीजन एफ ट्रेड पेएबल्स फिगर पर. बोलते हैं डिवीजन एफ ट्रेड पेएबल्स फिगर इज मच हायर देन डिवीजन एंड्स. ये आप सवाल से देख सकते हो कि डिवीजन एफ का जो पेएबल्स का फिगर होगा ना, वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होगा. ठीक है. This also plays a part in reducing the net assets figure on which the ROI has been based. अब जितने आपकी liability ज़्यादा होंगी उतने net assets कम होंगे और उतना return on investment कम होगा. Division F's trade payables are over double those of Division N. In part, one would expect this because sales are over 50% higher. However, it is clear that it is also because of low cash levels of Division F. The fact that the manager of Division F is then being rewarded for this, even though relationship with suppliers may be adversely affected, is again an example of suboptimal decision making. यानी कि जो डिवीजन एफ वाला बंदा है उसके पेएबल्स का जो फिगर है वो ज़्यादा है. ये पहली बात में उसने लिखा एज़ कम्पेयर टू एन, और वो ये दिखा रहे हैं कि यार हम शायद जो है ना वो पेमेंट बड़ा डिले कर रहे हैं, मतलब कि हम अपने सप्लायर को टाइम पर पैसे नहीं देते. अगर मैं आप लोगों को फिगर दिखा दूँ, डिवीजन ए के एफ के ट्रेड पेएबल्स कितने हैं 2960, एन के कितने हैं 1400. पेएबल्स किसके ज़्यादा है? इसके पेएबल्स ज़्यादा है. तो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि शायद वो अपने सप्लायर्स को टाइम पर पेमेंट नहीं कर रहा. क्यों नहीं कर रहा? ताकि उसकी लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाए. तो लाइबिलिटी ज़्यादा होने से इसको क्या फ़ायदा होगा? नेट एसेट्स कम हो जाएंगे. तो नेट एसेट्स कम होने से क्या फ़ायदा होगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, बोनस मिल जाएगा. अगेन यार, अगर मैं अपने सप्लायर्स को टाइम पर पेमेंट नहीं करता तो मेरे सप्लायर्स नाराज़ हो सकते हैं मुझसे, और अगर वो नाराज़ हो गए तो फिर वो लॉन्ग टर्म में जो है वो मेरे साथ अच्छे बिजनेस रिलेशनशिप्स नहीं रखेंगे. ठीक है. तो ये इस पॉइंट को स्पेसिफाई कर रहे हैं. उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद लिखा हुआ है इफ़ दी कंट्रोलेबल प्रॉफिट मार्जिन इज कैलकुलेटेड इट इज़ 18.24%, यानी कि प्रॉफिट, कंट्रोलेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स फॉर डिवीजन एफ एंड 22.64% for division N. Therefore, if capital employed is ignored, it can be seen that division N is performing better. यानी कि अगर नेट प्रॉफिट परसेंटेज निकालें, नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालें, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन की बेसिस पर डिवीजन एन जो है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उसका नेट प्रॉफिट परसेंटेज 22.64% है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज सिंपली मेकिंग द डिविजन्स परफॉर्मेंस लुक वर्स बिकॉज ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ये शो कर रहा है कि यार कंपनी की परफॉर्मेंस, इस डिवीजन की परफॉर्मेंस बुरी है, सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर कि कंपनी के एसेट ज़्यादा. डिवीजन एंड्स मैनेजर इज लाइकली टू फील एक्सट्रीमली डीमोटिवेटेड बाय हिज कंपैरेटिवली स्मॉल बोनस, and in the future he may choose to postpone the investment in order to increase his bonus. Managers not investing in new equipment and technology will mean that the company will not keep up with industry changes and affect its overall future competitiveness.
यानी कि अगर उस मैनेजर ने भी ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि मैं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, बिकॉज इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ होगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होगा और मुझे बोनस नहीं मिलेगा, तो कंपनी का ओवरऑल पूरा का पूरा नुकसान होगा। ठीक है, अब एक और पॉइंट भी एसीसी के आंसर में लिखा हुआ था, लेकिन मैंने 3 पॉइंट्स रीड कर आपको समझाए हैं। आप अगर इन 3 पॉइंट्स को ही दोबारा से अगर लिख दो तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। ठीक है ना, और आप लोगों को आराम से 7 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। कोशिश करिएगा कि इस सवाल को अगेन 2-3 बार रीड करें, इसके आंसर को देखें, बार बार इसी को अटेम्प्ट करें और फिर आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया।